हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आ चुकी हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेमेस्टर 3 के सिलेबस में हिंदी ऑनर्स में बीए का, और बहुत किसी का आगे भी ये पढ़ना होगा। तो आज का जो हमारा है वो है ग्राम श्री, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। तो डायरेक्ट मैं पद पे आ चुकी हूँ, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पहले मैं पद को पढ़ूंगी, उसके बाद उसका व्याख्या करूंगी और अपने आसान शब्दों में उसको समझाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए। जब वीडियो आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। और जो सेमेस्टर 3 का ऑनर्स सिलेबस में है छायावाद की नामांकन परिस्थितियाँ, तो ये वीडियो अपलोड हो चुकी है पहले से। जो लोग नहीं देखे आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको चैनल पे वो वीडियो नहीं मिल पा रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको लिंक भेज दूँगी। अगर आप नहीं खोज पा रहे तो पहले आप खोजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए, टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है हरा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। अब यहाँ पे आप लोग सोचिएगा मैम पद के ऊपर डायरेक्ट हमको कहानी बताइए। नहीं, एग्ज़ाम में पता है आप लोगों को क्या होता है कि पद आपको 2-4 लाइन लिख देगा और पूछ देगा किस पद का व्याख्या करें। तो आपको लिखना पड़ेगा ये पद कहाँ से लिया गया, किसके कौन से कवि इसको लिखे हैं, सारा डिटेल्स लिखना पड़ता है उसका। फिर 2-4 लाइन ही लिखा हुआ, लेकिन उसमें जितना भी पूरा कहानी है उसके बारे में आपको व्याख्या करना होता है। तो आपको पद भी थोड़ा बहुत याद रखना ज़रूरी है। अगर आप पद को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए सुमित्रा नंदन पंत के बारे में लिखने को आया, उसके बारे में पूरा लिखे, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उनका बोल सकते हैं उनके द्वारा रचित ग्राम श्री है, 2-4 पद लिख के उसका व्याख्या कर सकते हैं। किस पद में सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कहने का कोशिश किया है, ये सिखाया है, तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। इसलिए मैं पद भी पढ़ती हूँ और आपको व्याख्या भी समझाती हूँ, कि ताकि आपको साथ साथ में दोनों चीज़ याद होते चले। और जैसे मैं गलती नहीं की हूँ, मैं एग्ज़ाम में पद भी याद रखती थी और व्याख्या भी, इसलिए आप लोगों को भी ये हेल्प कर रही हूँ। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें है, प्रस्तुति पंक्तियाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्राम श्री से ले गई है। मतलब कि ये जो पंक्ति, जो ये पद है, वो कहाँ से ली गई है, तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो रचित है ग्राम श्री, उससे ये पंक्ति ली गई है। फिर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गांव की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि, मतलब कि इस पंक्ति में जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी क्या दर्शाए हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से वो गांव की जो मनोरम प्राकृतिक सुंदरता है, गांव में जो प्राकृतिक सुंदरता हरा भरा जो रहता है, उसका वो चित्रण किए हैं, मतलब व्याख्या किए हैं, लोगों तक वो चीज़ को, बात को पहुंचाने का कोशिश किए हैं। कि गांव के खेतों में चारों और मखमल रूपी हरियाली फैली है। क्या बोल रहे हैं कि गांव के खेतों में चारों ओर किस तरह मखमल की तरह हरियाली फैली हुई है, मतलब चारों तरफ हरा हरा है, जो कि मखमल की तरह लग रहा है। जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती है तब सारा खेत और आसपास का वातावरण चमक उठता है। जब उन पर क्या होता है, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती है तब क्या होता है कि सारा खेत और आसपास का वातावरण जो है वो चमक उठता है, मतलब पूरा खिल जाता है। फिर है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चांदी की कोई चमकदार जाली बिछी हुई हो, और ऐसा लगता है कि चांदी की कोई चमकदार जाली जो है वो बिछा हुआ है। जो हरे हरे फसलें हैं उनकी नाजुक तना पर जब सूर्य की किरणें का प्रभाव पड़ता है तो उनके अंदर दौड़ता हिलता हुआ हरे रंग का रक्त स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस पंक्ति में क्या बोला जा रहा है कि जो हरे हरे फसल है, मतलब जो फसल लगा हुआ है खेतों में हरा हरा,
उसके जो नाजुक तना है, मीन जो नाजुक ना जो उसको लड़ी होता है, जब उस पे सूर्य का किरण पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उस पे हरा रंग का रक्त मीन खून का संचालन हो रहा है, चल रहा है, जैसे कि इंसान के नस में पता चलता है। उसी तरह जो सुमित्रा नंदन पंत है वो फसल के जो पतले पतले से लचीला लड़ी है उसमें वो जब सूर्य का किरण पड़ रहा है तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हरे रंग का रक्त स्पष्ट उसमें से दिखाई दे रहा है, साफ साफ रक्त दिखाई दे रहा है। फिर है, जब हमारी दृष्टि दूर तक आसमान पर पड़ती है, जब हमारी जो दृष्टि है मतलब जहाँ हम देख सकते हैं उसको दूर तक आसमान पर पड़ती है, जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है मानो नीला आकाश चारों ओर से झुका हुआ है और हमारी खेतों की हरियाली का रक्षव। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जब हमारी दृष्टि जब आसमान में पड़ता है तो हमें क्या होता है, ऐसा आभास होता है, ऐसा महसूस होता है कि नीला आकाश जो चारों ओर से झुका हुआ है वो हमारी खेतों की हरियाली का रक्षक है। मतलब जो ऊपर आकाश जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, वो हमारे जो खेत में फसल लगा हुआ उसको मानो तो वो कवर करके रखा है, लग रहा है उसका एक रक्षक मीन गार्ड टाइप से महसूस हो रहा है। तो अब दूसरा हमारा है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिनियाँ हो शोभशाली, उड़ती भिनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्रामश्री से ली गई है। आप भी जब एग्ज़ाम में कोई पद का व्याख्या करें तो ऐसे अगर लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स आता है। फिर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी खेतों के उग आई फसलों का गुणगान करते हुए कहते हैं, मतलब इस पंक्ति में क्या सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं, जो खेत में जो फसल तैयार हो चुका है और वो अब उग गई है, सामने फसल बन के तैयार हो चुका है, उसके बारे में पंत जी यहाँ पे बताई है। बोली है कि कहते हैं कि जब से जौ और गेहूं में बालियां आ गई है तब से धरती और भी रोमांचित लगने लगी है। जब खेतों में जो गेहूं और जौ रोपा गया है उसमें जब बालियां आ गई है, जो बाली आता है गेहूं जौ में तो आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा धरती क्या हो गया, रोमांचित हो गया, रोमांचित लगने लगा, बहुत खूबसूरत सा लगने लगा है। अरहर और सनई की फसलें सोने जैसा प्रतीत हो रही है। अरहर और जो सनई की फसल है वो किसके जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब किसके जैसा देखने में लग रहा है, तो सोने के जैसा वो प्रतीत हो रहा है, मतलब देखने में फील हो रहा है सोने के जैसा। फिर है, तथा धरती को शोभा प्रदान कर रही है, और धरती को क्या कर रही है, शोभा प्रदान कर रही है, मतलब उसमें शोभा दे रही है धरती में। फिर है, हवा के सहारे हिल हिलकर मनोहर ध्वनि उत्पन्न कर रही है, और हवा के सहारे जो एक दूसरे पर वो लोग टकरा टकरा के हिलते हैं और उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि जो आता है वो बहुत ही सुंदर आवाज़ आ रही है और बहुत अच्छा ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों की फसलें खेतों में ललहा रहे हैं, और सरसों के जो फसलें वो क्या कर रही है, खेतों में ललहा रहे हैं, मतलब खिलखिला रहे हैं, जिसके फूलों के खिलने से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है। और जो सरसों के फूल है जो खिलता है तो महकता है सुंदर सा, तो उसको सरसों के जो फूल है उसके खिलने से क्या हो रहा है, पूरा वातावरण सुगंधित, मतलब अच्छा उसमें महक आ गया है। वही हरियाली युक्त धारा से नीलम की कलियां और तीसी के नीले फूल भी झांकते हुए धरती को शोभा और सौंदर्य से भर रहे हैं। वह क्या बोल रहा है, वही जो हरियाली युक्त धरा है, जो नीलम की कलियां और तीसी के जो नीले फूल है, जो तीसी हम लोग खाते हैं उसके जो नीले फूल है, फूल भी झांकते हुए धरती को शोभा दे रही है और पूरा सौंदर्य से भरा, सुंदरता से पूरा भर दे रहा है। तो ये हमारा था सेकेंड पद का व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमाली पेटियों सी लड़की छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ विरतों के वृंतों पर। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्रामश्री से ले गई है। आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है कि ग्रामश्री किनके द्वारा रचित पद है, तो सुमित्रानंदन पद के कौन कौन से ये कविता है पद है, तो उसमें आप ग्रामश्री को भी लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ है,
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि खेतों में विभिन्न रंगों से सुज्जित फूलों और तितलियों की सुंदरता का मनोभावन चित्रण करते हुए मतलब किया है। ये पंक्ति तीसरा पद में सुमित्रानंदन पंत जी वो किस चीज़ का व्याख्या किए हैं, जो खेतों में जो फूल लगे हुए रहते हैं, जो तितलियां रंग बिरंगा रहती है, जो सुंदरता से पूरा मन भावन चित्रण जो करता है, उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या किए हैं। और कहते हैं कि रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर के फसलों का सुंदर दृश्य देखकर आसपास के सखियां रूपी पौधे या फसलें मुस्कुरा रहे हैं। क्या कह रही है सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पे कि रंग बिरंग जो फूल है उसके बीच में जो मटर का फसल जो लगा हुआ है, उसका जो सुंदर दृश्य है उसको देखकर जो आसपास के सखिया रूपी मतलब सहेली के रूपी जो पौधे या फसलें हैं वो देखकर उसको मुस्कुरा रहे हैं, मीन खुश हो रहे हैं। वहीं पर कहीं मखमली पेटियों के समान छिमियाँ और अस्तित्व का नज़ारा भी है जो बीज से लदी हुई है। तरह तरह के रंगों से सुसज्जित तितलियाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों पर उड़ उड़ कर बैठती है। जो तरह तरह के रंग बिरंगे जो तितलियाँ जो बहुत सुंदर से लग रहा है, वो लोग तरह तरह के रंग बिरंगे जो फूल है उस पर वो उड़कर बैठती है। तितलियाँ क्योंकि फूल पर ही बैठती है, उसी से रस वो चूसती है जिससे वो कलरफुल होती है। फिर है मानो ऐसा लग रहा है जैसे खुद फूल ही उड़ उड़कर वितरण कर रहा है। और जो तितलियाँ उड़ रही है वो ऐसा लग रहा है कि खुद ही फूल उड़कर ही चारों तरफ घूम रही है और एक दूसरे से मिल रही है। अब हम लोग देखेंगे चौथा पद। इसमें है अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुलुकित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली, फुले आलू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। तो इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वसंत ऋतु का मनमोहक चित्रण करते हैं। ये चौथा पद में जो पंत जी है वो किस चीज़ के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, जो वसंत ऋतु में जो सुंदरता सा जो हमारे चारों बगल हरा भरा जो हो जाता है और स्वर्ण के रूप जो दिखता है उसके बारे में ये बताए हैं। और कहते हैं कि स्वर्ण और रजत अर्थात सुनहरी और चांदनी रंग के मंजरियों से आम के पेड़ की जो डालियां हैं वो लद गई है। जो देखते हैं वसंत ऋतु में हम लोग का आम फलता है, उसमें पहले मंजन आता है जो कि बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो उसी को वहाँ पे यहाँ पे पंत जी मतलब व्याख्या कर रहे हैं कि स्वर्ण और रजत अर्थात सुनहरी और चांदनी रंग के मंजरियों से आम के पेड़ की जो डालियां है वो क्या हुई है, लद गई है, मीन भर गई है कि किस तरह से चांदनी रंग के मंजरिए के समान। फिर है पतझड़ के कारण पीपल और दूसरे पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं। पतझड़ के कारण क्या हो रहा है, पीपल और दूसरे पेड़ों के जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। और कोयल मतवाली हो चुकी है, और कोयल जो है वो मतवाली हो चुकी है, पूरा झूम रही है वो, अर्थात अपनी मधुर ध्वनि का सबको रसपान करा रही है। और उसका जो मधुर जो आवाज़ है कोयल का जो कू कू करती है उससे सब लोगों को वो रसपान कर रही है, मतलब लोगों को रोमांचित कर रही है, खुश कर रही है अपनी आवाज़ों से। फिर कटहल की महक महसूस होने लगी है, और कटहल की जो महक होती है जो उसके वृक्ष से पेड़ से जो महक आती है वो महसूस होने लगी है। और जामुन भी पेड़ों पर लद गए हैं, और जामुन भी जो वो पेड़ों पे क्या हुए हैं, लद चुके हैं। वनों में झरबेरी का अस्तित्व आ गया है, और जंगलों में क्या हो रहा है, झरबेरी का जो है मतलब जो झरता है हर चीज़ उसका अस्तित्व आ गया है। हरी भरी खेतों में अनेक फल सब्जियां उगाई है, और जो हरी भरी खेती उसमें क्या बहुत तरह का फल और बहुत तरह का सब्जियां भी उगाई है, मतलब जन्म आई है। जैसे आंडू आलू नींबू आलू दाड़िम मूली गोभी बैंगन आदि, मतलब ये सारे चीज़ आ चुकी है। इससे भी और कुछ भी ज़्यादा आया है, उग चुका है जो आदि के समान है। मैंने आदि लास्ट में यहाँ लिख दिया गया है। तो ये सारे जो फसल सब्जियां हैं वो सारे उगाए हैं। अब हम लोग देखेंगे पांचवा पद। अब हमारा है पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चींटियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लल्हा पालक महमा धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली।
इसका अर्थ है प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि जो है वो सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्रामश्री से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रकृति के कुछ और सुंदर दृश्य की ओर संकेत करते हैं। मतलब इस पद के माध्यम से जो पंत जी है वो क्या करें कि प्रकृति की जो सुंदरता है उसको कुछ और दृश्य से लोगों को दिखाना चाह रहे हैं और संकेत इशारा कर रहे हैं और करते हुए कह रहे हैं कि जो अमृत पके और मीठे हैं वो अब पीले हो गए हैं। जो अमृत जो पक चुका है वो और मीठा है वो अब क्या हो रहा है, वो पीला हो चुका है। उन पर लाल चींटियाँ या निशान पड़ रहे हैं। उन पर क्या हो रहा है, जब अमृत आप लोग देखते होंगे पूरा पक जाता है तो वो पीला होने लगता है, कुछ चित्ती चित्ती टाइप का दिखने लगता है। तो वही बोला जा रहा है कि उन पर लाल चींटियाँ का निशान पड़ गए हैं। बैर भी पक कर मीठे और सुनहले रंग के हो गए, और जो बैर है वो भी पक गया है और बिल्कुल सुनहरा रंग का वो हो गया है। और आंवले के आकर्षक छोटे छोटे फल की डाल झुल गई है। और जो आंवला का जो पेड़ है वो क्या हो रहा है कि बहुत सारा उसमें फला हुआ है, तो वो उसका जो डाली है वो झुक गया है। खेतों में पालक लहला रहे हैं, और जो खेतों में जो पालक है सुंदर सुंदर लगा हुआ वो बिल्कुल लहरा रहा है। और धनिया सुगंधित हो उठी है, और जो धनिया लगा हुआ वो बिल्कुल सुगंध मतलब अपना महक फैला रही है चारों तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा उसका सुगंध है, उसका सेंट है। लौकी और सेम भी फलकर आसपास फैल गई है। लौकी और सेम मतलब सेम, वो भी क्या होता है कि फलकर आसपास क्या हुआ, फैल गई, क्योंकि ये सब तो लड़ी से फलता है तो वो बिल्कुल फैल चुका है। मखमल रूपी टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं, और मखमल की तरह टमाटर भी पककर क्या हो चुका है, लाल हो चुका है। और छोटे छोटे नाजुक पौधे भी हरी हरी मिर्ची का भंडार आया है। और जो छोटे छोटे से नाजुक पौधे उसमें भी हरी हरी क्या हुई, मिर्ची का भंडार लग गया, मतलब बहुत सारा मिर्ची उसमें आ चुकी है, जन्म उठी है। अब हम लोग देखेंगे छठा पद। इसमें है गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंधी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में खुर खाब, पुलिन पर मंगरोटी रहती सोई। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्रामश्री से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आगे गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हैं। ये जो छठा पद में हमारा क्या है कि इसमें पंत जी जो गंगा जी है उनका गंगा तट जो है उनके जो अगल बगल जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसके बारे में चित्रण किया है, व्याख्या किया है। और करते हुए कहते हैं कि गंगा किनारे जो विभिन्न रंगों से सन्निहित रेत का भंडार है, जो गंगा किनारे जो बहुत अच्छा रेत का जो बालू का जो भंडार है, उस रेत के ढेरे मेढ़े दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बालू रूपी सांप पड़ा हुआ है। और जो उस रेत का जो एक होता है ना, इधर उधर ठेलाए टाइप का रहता है, जैसे आप लोग नदी में देखते हैं, तो वैसा उनको देख के प्रतीत हो रहा लग रहा है कि बालू रूपी कोई सांप वहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर है गंगा के तट पर जो घास की हरियाली बिछी है, और जो गंगा के तट पर जो घास की हरियाली बिछी है वह बहुत सुंदर लग रही है, वो बहुत सुंदरता लग रही है उसमें। फिर है साथ में तरबूजों की खेती के तट का दृश्य बेहतर सुंदर और आकर्षक लग रहा है। और साथ में जो तरबूज का खेती हो रहा है जो लगा हुआ है तट पे, वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मन को लुभा रहा है। बगुले तट पर शिकार करते हुए अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवारते या ठीक करते हैं मानो वो कंघी कर रहे हैं। और जो वो बगुले के तट पर जो शिकार कर रहा है वो अपने पंजों के ऐसे कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं जैसे लग रहा है वो मानो वह कंघी कर रहे हैं। गंगा के जल में चक्रवाक पक्षी तैरते हुए नजर आ रहे हैं, और गंगा के जल में क्या हो रहा है, जो चक्रवाक पक्षी है वो तैरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मंगरोटी पक्षी है वह आराम से सोए हुए विश्राम कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे लास्ट इसका 7वां पद। इसमें है हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाले में नेसी के तारक स्वरूपों में से खोए, मरकत डिब्बे खा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादान, निरूपम हिमांत में सिंघंत शांत निज सुबह से हरता जनमन। इसका अर्थ है प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित कविता ग्रामश्री से ली गई है।
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी के द्वारा गांव की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य व दृश्य की सुंदर चित्रण किया गया है। ये शांतवा और लास्ट पद में पंत जी किस चीज़ का व्याख्या किए हैं, जो गांव की हरियाली है और जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो उसका जो दृश्य है, उसका जो सुंदर है, उसका वो सुंदर, बहुत सुंदर सा अच्छा सा व्याख्या किए हैं, चित्रण किए हैं। कवि कहते हैं कि जब सर्दी के दिन में हिम अर्थात ठंड का आगमन धरती पर होता है, कवि कह रहे हैं कि जब सर्दी जब आता है, जब ठंडा आता है, जब ठंड का जो आरंभ होता है, शुरू होता है जब ठंड, तो लोग आलसी बनकर सुख से सोए रहते हैं। और लोग क्या हो जाते हैं उस टाइम, आलसी बन जाते हैं। हम ही लोग क्या होता है, जब ठंड आता है थोड़ा आलसी लगता है, उठना है कब तो उठते हैं, कब लगता है रजाई छोड़ के निकले ही ना। तो वही बोल रहे हैं कि लोग आलसी बनकर सुख से सोए रहते हैं। सर्दी की रातों में ओस पड़ने की वजह से, सर्दी के जो रात में है ओस पड़ने की वजह से सब कुछ भीगा भीगा सा और ठंडक सा महसूस होता है। जब सर्दी के रात में जब वो शीत गिरता है ना, जिसको हम लोग ओस भी बोलते हैं, तो सब कुछ भीगा भीगा रहता है और ठंडा सा महसूस होता है। तारों को देखकर ऐसा आभास हो रहा है मानो वो सपनों की दुनिया में खोए हैं। तारों को देख के ऐसा लग रहा है मानो वो क्या है, सपनों की दुनिया में खोए हैं। इस आकर्षक और मनोहर वातावरण में पूरा गांव मरकत अर्थात पन्ना नामक रत्न के जैसा प्रतीत हो रहा है, जो मानो नीला आकाश में आच्छादित है। फिर तत्पश्चात कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के अंतिम क्षणों में गांव के मासूम वातावरण में अनुपम शांति का अनुभव हो रहा है। और जब क्या होता है कि जब शरद, जब ठंडा का जब अंतिम क्षण होता है, तो गांव में ऐसा लग रहा है कि मासूम वातावरण में अनुपम शांति का अनुभव हो रहा है। पूरा गांव शोभायुक्त हो गया है, जिसे देखकर और एहसास करके गांव के सारे लोग प्रफुल्लित हैं। उनका मन बहुत खिला खिला सा है कि अब सर्दी खत्म हो रहा होगा, अब खेती होगा, सारा हरा भरा हो जाएगा, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये था हमारा पद ग्राम श्री, जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित था। आशा करती हूँ आप लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए, तो मैं इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो डालती हूँ। मैं हमेशा इसी तरह से अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रही हूँ। जो मुझे कमेंट आता है ज़्यादा, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करवाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर छायावाद की नामांकन परिस्थितियाँ 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाती जो चाहिए, तो आपको अगर लिंक चाहिए तो पहले आप खोज लीजिए, अगर नहीं मिलती तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं वहाँ पे आपको कमेंट में लिंक रिप्लाई दे दूँगी, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता। और मैं अपने चैनल पे ब्लॉग भी डालती हूँ, तो आप ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को बहुत जल्दी से ग्रो करवाइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और मेरा अच्छा व्यू जाए और मैं आगे से तरक्की करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए आप लोग। मेरी तरफ से बहुत सारा आप लोगों को बहुत सारा प्यार।